घर में लंबे समय से दबा हुआ जहर उस दिन बाहर आ ही गया जब अनामिका का सब्र जवाब दे गया और उसने कांपती लेकिन तीखी आवाज में कहा, माँ जी, जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए और हम सब किसी मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में तो अब खाने को भी कुछ नहीं बचा है। और बहन जी, आप तो आते ही रहिए, आपके बहाने कम से कम पकोड़े तो मिल जाते हैं। उसकी आवाज सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सरला देवी की बोहें तन गई और सुषमा का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। बिना कुछ बोले सरला देवी झल्लाकर रसोई में गई, कढ़ाई में तेल डाला, पकोड़े तले, प्लेट में रखकर ताना मारते हुए बोली, हमें तो अपने मायके का घी भी नसीब नहीं होता, लेकिन तुम्हें यहाँ भी पकोड़े मिल जाते हैं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। पीछे से सुषमा आग बबूला हो उठी। माँ, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगी है, आपने इसे सिर पर चढ़ा लिया है। तभी अनामिका पलटी और माँ बेटी दोनों को ऐसा जवाब दिया कि दोनों के चेहरे उतर गए। और उसी पल पीछे से आई एक आवाज ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया, क्योंकि असल सच्चाई यह थी कि शादी के महज 15 दिन बाद ही आदित्य की नौकरी चली गई थी। वह टूट चुका था और यह सच उसने अपनी नई नवेली पत्नी से छुपा लिया था। अनामिका को बस यही बताया गया कि ऑफिस में थोड़ा तनाव चल रहा है। वह भरोसा करती रही, क्योंकि उसे क्या पता था कि वह जिस घर में सपनों के साथ आई है वहां अब हर चीज खर्च बन चुकी है। उसी दिन से सरला देवी की नजर में अनामिका बहू नहीं बल्कि बोझ बन गई। उन्होंने सारा घर का काम उसी के कंधों पर डाल दिया और साफ कह दिया कि अब अपनी गृहस्थी खुद संभालो। सुबह से रात तक झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रसोई सब अनामिका के हिस्से में आ गया। लेकिन इतना करने के बाद भी उसके काम में कमियां निकाली जाती। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे आराम नहीं करती थी। 2 पल बैठती तो ताना पड़ता, इतनी जल्दी थक गई, मायके में तो बस आराम ही किया होगा। अनामिका का मन भरता गया, लेकिन वह चुप रही। सोचती रही कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि अभी उससे एक बड़ा सच छुपाया जा रहा है। फिर शुरू हुई फिजूल खर्ची की जांच। एक दिन सरला देवी दूध का खाली बर्तन लेकर आई। इतना दूध आखिर जाता कहाँ है? अनामिका घबराकर बोली कि चाय बनती है, रात को सब पीते हैं। तो सास ने झिड़क दिया, बहाने मत बना, आजकल की लड़कियों को बस उड़ाना आता है, कहीं तू ही तो दूध नहीं पी जाती। यह सुनकर अनामिका का दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर वह पी भी ले तो क्या गलत है। इस पर सास भड़क उठी और फरमान सुना दिया कि अब से दूध 2 दिन चलाया जाएगा। अगले दिन जैसे ही वॉशिंग मशीन की आवाज आई, सरला देवी चिल्लाई, रोज मशीन क्यों चलाती है? हाथ से कपड़े धोने में शर्म आती है? अनामिका ने कहा कि कपड़े ज्यादा होते हैं, तो जवाब मिला, हमारे समय में पूरे कुनबे के कपड़े हाथ से धोते थे। अब सास हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगी, कभी सब्जी में तेल ज्यादा, कभी मसाला ज्यादा। मायके का नाम आते ही अनामिका का दिल दहल जाता। उसने आदित्य से कहा कि इतनी कंजूसी क्यों? मशीन होते हुए भी हाथ से कपड़े धुलवाए जाते हैं। लेकिन आदित्य टाल गया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। तभी सुषमा आई और आते ही खर्च का ज्ञान देने लगी। कम तेल में भी खाना बन जाता है। माँ ने भी उसका साथ दिया और आदेश दिया कि ननद के लिए चाय और पकोड़े बनाए जाए। अनामिका ने मन मारकर बनाए। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खा लिए, लेकिन उससे पूछा तक नहीं। जाते जाते कपड़ों की थैली थमा दी गई, नए जैसे ही हैं। अगले दिन जब अनामिका ने सूट निकाला तो वह फटा हुआ निकला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आदित्य से कहा कि क्या उसकी पत्नी किसी की उतरन पहनेगी? यह सुनकर पहली बार आदित्य का सब्र टूट गया। वह माँ के कमरे में गया और बोला कि दीदी उसकी पत्नी को फटे कपड़े क्यों दे रही है। तभी उसके मुंह से सच निकल गया कि वे अभी बेरोजगार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी पत्नी का अपमान किया जाए। बाहर खड़ी अनामिका सब सुन रही थी और उसे साफ समझ आ गया कि दूध, तेल, मशीन, कपड़े सब बेरोजगारी की भेंट चढ़ रहे थे। लेकिन पति को अपने पक्ष में खड़ा देखकर उसे पहली बार तसल्ली हुई और उसने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगले ही दिन उसने जानबूझकर सास को आधा कप चाय दी। सरला देवी यह देखकर आग बबूला हो गई और चिल्लाई, आधा कप चाय?
ये कैसी तमीज है? और उसी पर अनामिका के चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान और हिम्मत से भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसने तय कर लिया था कि जिस घर में हर चीज का हिसाब लगाया जाता है, वहां अब चुप्पी नहीं बल्कि जवाब बोला जाएगा। अनामिका ने बेहद संयम के साथ लेकिन साफ शब्दों में कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि आदित्य इस समय बेरोजगार है, और जब तक नौकरी नहीं लगती वह घर को संभाल कर खर्च देख कर चलाएगी। यह सुनते ही सरला देवी आग बबूला हो गई और चिल्लाई कि क्या अब तू मेरी चाय में भी कंजूसी करेगी? मायके से यही अकड़ सीख कर आई है क्या? तेरे घर वालों को बुला लूं क्या? तब अनामिका ने बिना नजर झुकाए कहा कि हाँ, बुला लीजिए, और यह सच्चाई भी बता दीजिए कि आपका बेटा बेरोजगार है और उसी वजह से मुझे रोज अपमान सहना पड़ रहा है। यह सुनकर सरला देवी तिलमिला हो उठी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई और कमरे में जाकर चुपचाप अपनी बेटी सुषमा को फोन लगाया। सुषमा ने भी उल्टा यही कहा कि आपने बहू को ज्यादा छूट दे रखी है, अब सख्त होना पड़ेगा। अगले दिन से सरला देवी ने सारे नियम और कड़े कर दिए। दूध खुद निकाल कर रखने लगी और साफ कह दिया कि बिना पूछे बर्तन को हाथ भी मत लगाना। मुझे पता है तू चोरी छिपे दूध पी जाती है, मेरे बेटे की कमाई नहीं है और तू उड़ाती है। यह सुनकर अनामिका पहली बार फूट पड़ी और कहा कि हर इल्जाम उसी पर क्यों? क्या वह इस घर की बहू नहीं? क्या वह अपने मायके में कभी दूध नहीं पीती थी? लेकिन सरला देवी ने उसे चुप करा दिया और कहा कि ऐसी बहू की उन्हें जरूरत ही नहीं थी। जवाब में अनामिका ने कड़वे शब्द कह दिए कि अगर उसे पहले पता होता कि आदित्य बेरोजगार है तो वह भी यह शादी नहीं करती। उस पल कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। दरवाजे पर खड़ा आदित्य सब देख सुन रहा था, लेकिन उसके पास उस समय कोई जवाब नहीं था। वह दिन रात नौकरी के लिए भटक रहा था। कमरे में लौटने पर अनामिका ने उससे साफ कहा कि बेरोजगार होना कोई पाप नहीं, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो वह उसकी माँ के साथ एक छत के नीचे नहीं रह पाएगी। घर का तनाव और बढ़ गया। सरला देवी का व्यवहार और कठोर होता चला गया। खाने पीने से लेकर बनाने तक हर चीज पर पहरा लग गया। एक दिन अनामिका ने रोटियों पर हल्का सा घी लगा दिया तो सरला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिजूल खर्ची का ताना मार दिया। लेकिन जब खुद खाने बैठी तो बोली कि उनकी रोटी पर घी लगा दे, क्योंकि सूखी रोटी उनसे नहीं खाई जाती। उस पर अनामिका को पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ कंजूसी नहीं बल्कि खुला अपमान है। कुछ दिन बाद त्योहार पर अनामिका के माता पिता आए और ढेर सारा सामान व शुद्ध घी लाए। माँ ने प्यार से कहा कि यह घी तू अपने लिए रखना, लेकिन सरला देवी ने ताना मार दिया कि हमारी बेटी अकेले नहीं खाती, पूरा परिवार खाता है। माता पिता के जाते ही सरला देवी ने घी का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में रख लिया और कहा कि तेरा बस चले तो सब उड़ा देगी, इसलिए यह अब मेरे पास रहेगा। उस पल अनामिका के भीतर कुछ टूट गया और कुछ बहुत मजबूत बन गया। कुछ दिन बाद सुषमा फिर घर आई और सरला देवी ने आदेश दिया कि पकोड़े बनाओ, लेकिन अनामिका सिर्फ चाय और बिस्किट ले आए और बोली कि तेल का हिसाब देखकर चल रही हूँ। इस पर सास नंद दोनों भड़क उठी, तानों की बौछार होने लगी और आखिरकार अनामिका का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया कि जो देना है अपनी बेटी को दे दो और हम सब मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में खाने को कुछ नहीं है। उसकी सख्त आवाज से कमरा सन हो गया। गुस्से में उसने पकोड़े बनाए, प्लेट रखी और ताना मारते हुए कहा कि उसे तो मायका का घी भी नसीब नहीं, लेकिन ननद को यहाँ भी पकोड़े मिल जाते हैं। तभी माहौल चरम पर था कि दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया। सारी बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने पहली बार माँ और बहन के सामने खुलकर कहा कि अब बहुत हो गया, उन्होंने हर हद पार कर दिया है। और फिर उसने वह सच कहा जिसने सबको चुप करा दिया। उसकी नौकरी लग चुकी थी। अब किसी को उसकी पत्नी को नीचा दिखाने का हक नहीं है। अगर यह सब आगे भी चला तो वह इसी घर में रहते हुए भी अलग हो जाएगा। उस पल अनामिका की आंखों से आंसू थे, लेकिन वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि आत्मसम्मान और जीत के थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।